नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम सब आपके बहुत आभारी हैं जिस प्रकार आप आपके अपने चैनल को प्यार दे रहे हैं। हम आगे बढ़ें, आपसे नम्र निवेदन कि आप नीचे कमेंट में जाके ये मत लिखिए कि आप किस कंपनी से हैं, आपका प्लान कितना अच्छा है। आप ये जरूर लिखिए कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसे लग रहा है, किन लीडर्स से आप मिलना चाहते हैं, और कोई भी आपका प्रश्न है वो लिखिए, ताकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों और दूसरे सफल लोगों से वो प्रश्न पूछें, आपको जवाब मिले और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आज हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं क्योंकि वो बहुत दूर से आए हैं, कलकत्ता से हमारे बीच में पधारे हैं। उनकी कहानी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर से, उस डिस्ट्रीब्यूटर से स्पेशली जो संघर्ष कर रहा है, उससे मेल खाती है। उनकी विशेष बात यह है कि जब वो हिंदी बोलते हैं और उसमें जो बांग्ला का पुट होता है तो वो बहुत मधुर लगती है। मैंने जब उनसे कन्वर्सेशन किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे उससे बातचीत करके, और आप भी जब उनके सवालों के जवाब आप उनसे सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, टॉप लेवल पे हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूं, पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे मेहमान कलकत्ता से हमारे बीच में हैं श्री रतन पारिया साहब। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुरेंद्र जी। मैं तो आपको मन से बहुत बार देखा, तो आज जो सिलसिला में हम लोग इधर में है, आज जो पीड़ा आप उठा रहे हैं सर, आने वाला टाइम पे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में एक इतिहास रचने वाला है सर। लाखों करोड़ों युवा इधर में आएंगे, उनका ज़िंदगी बदलेंगे डायरेक्ट सेलिंग थ्रू। सर, तो ये जो आप कर रहे हैं लाखों लोगों का लिए, ये तो मैं इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खुशी का बात ये है 2016 में गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन लेके आया सर। ये तो हम लोग 2016 देखते हैं, लेकिन आपका बारे में मैं काफ़ी सुना हूँ सर। जैसे आप WA का जो आप प्रेसिडेंट है सर। सर, मैं आपको दिल्ली में तालकोटरा में देखा है, कोलकाता में आप आए थे कंज्यूमर अफेयर्स के प्रोग्राम में। जी 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 जी। तो ये जो 2016 में जो गाइडलाइन आया है उसका पीछे आपका बहुत बड़ा एक रोल है। थैंक यू वेरी मच सर। ये खाली आपके लिए नहीं है, ये आपका जो प्रेरणा है आने वाला जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए सर। तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू पारिया जी। ये सर एक्चुअली देखिए, कोई भी आदमी है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये सही है कि गाइडलाइन लाने में एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल रहा, और एज ए DSTWA प्रेसिडेंट मुझे जो जिम्मेवारी दी गई तो मैं उसको निभा पाया। लेकिन वो भी तभी संभव हुआ, आप जैसे लोग जिनको जहाँ पे बुलाया गया, जो काम सौंपा गया वो बखूबी किया, शायद इसलिए ये संभव हो पाया है। आपके इन साधु वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। सर, आपको हम लोग YouTube पे देखते हैं, आपके बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो बैकग्राउंड है और आपकी जो कहानी है वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को
टच करेगी? जो लोग सुन रहे हैं, मैं पहले में माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैं बंगाल से तो हूँ। बंगाल का जो कैपिटल है कोलकाता, लेकिन कोलकाता से भी लगभग 200 किलोमीटर्स दूरी में एक रिमोट विलेज होता है। मेरा गांव का नाम है ढोलमारी। वो ईस्ट मिदनापुर जो अच्छा। डिस्ट्रिक्ट है उससे मैं बिलोंग करता हूँ। ओके ओके। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में जो है लोग हमारा वेस्ट बंगाल का जो लैंग्वेज है बंगाली है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में लोग रहते हैं वो भी प्योर बांग्ला में बात नहीं आता है, लेकिन लिखने आता है। अच्छा, तो वो कौन सी भाषा बोलते हैं? उधर में कोलोकल जो एक लैंग्वेज हो जाता है वो लैंग्वेज में बात करते हैं मतलब mostly। बांग्ला का भी कोई लोकल लैंग्वेज हाँ, होता हाँ, है? अच्छा। लोकल हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है। ओके। तो मैं भी जब कोलकाता में आया था इन द ईयर 1990, उसी टाइम पे भी मुझे अच्छा से बांग्ला बोलने नहीं आता था। तो आज डायरेक्ट सेलिंग का कारण से मैं आज आपका साथ बैठा हूँ। जी जी जी। तो मेरा बात जो है हिंदी में तो बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें जेंडर का प्रॉब्लम रहेगा, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, सर। ये जो मेरा गलतियां हैं इसको बर्दाश्त करके आगे बढ़े। नहीं, तो बहुत मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहता देखिए, हूँ। बांग्ला बहुत मीठी भाषा है सर, और वो मिठास हम महसूस कर रहे हैं हिंदी में भी। तो मेरे बातों में तो प्रॉब्लम रहेगा, जेंडर में, प्रोनाउंसिएशन में, सही शब्द जो इस्तेमाल में, लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो जो मुझे मौका दिया है आप, प्लीज। तो मेरा जिंदगी ऐसे शुरुआत हुआ है। मेरा जन्म है इन द ईयर 1970। अच्छा फैमिली में मुझे लगता है ठीक टाइम पे मेरे जन्म हुआ था। मेरा पिताजी का, हम लोग गांव में रहते थे, मेरा मम्मी, मैं, मेरा भाई। तो पिताजी का कोलकाता में होटल रेस्टोरेंट का एक बिजनेस था, छोटा सा होटल अच्छा। रेस्टोरेंट का बिजनेस था। जो इनकम मिलता था हमारा फैमिली अच्छा से गुजर रहा था। तो उस टाइम पे लगभग मेरा उम्र था 6 साल और मेरा भैया का उम्र था 4 साल। उसी टाइम पे मेरा पिताजी का लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओहो, अच्छा। तो लिवर कैंसर डिटेक्ट जब हुआ, पिताजी को समझ में आया। मेरे जो मम्मी है, पूरा जो गांव का जो औरत होता है, अनपढ़ औरत होता है, ऐसे है। पिताजी को समझ में आया ये दुकान जो है, ये जो बिजनेस है, वो बंद करके, सेल आउट करके गांव लौटना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस कोई संभाल नहीं सकता था। तो पिताजी को दुकान बिक्री करके कुछ पैसा मिला था, गांव में लौट के आया। 5-6 महीने के अंदर में पिताजी का डेथ हो गया। अच्छा। तो उसी उम्र क्या था आपका? तो उसने, मेरा उम्र था 6 साल, 6 अच्छा, ईयर्स, ओके। और मेरे भैया का उम्र था 4 साल। तो उसी टाइम पे जिंदगी में जो होता है, जो सोर्स ऑफ इनकम पिताजी, तो पिताजी का इनकम मतलब पिताजी नहीं है, मतलब इनकम पूरा जीरो है। उसी टाइम पे एक फैमिली में क्या होता है, मतलब जो खाने का एक सपना बन गया था। पेट भर के कुछ भी खाना, अच्छा खाना नहीं, अच्छा। पेट भर के कुछ भी खाना एक सपना बन गया था। ये जो लड़ाई था एक दिन के लिए नहीं है, हर दिन के लिए एक लड़ाई बन गया था। उसी टाइम पे एक चीज देखा, हर परिवार में रिलेटिव होता है, दोस्त होता है, पड़ोस होता है, लेकिन जब क्राइसिस टाइम आता है वो लोग दूर चला जाता है। तो हमारा भी जो जितना भी रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, वो लोग दूर चला गया। क्योंकि अभी एक फैमिली को एक बार सपोर्ट करना आसान है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली सपोर्ट कौन कर सकता है। तो मेरे जो पड़ोस लोग हैं, मेरा मम्मी को ये सलाह दिया, ये तुम्हारा जो बेटा है, बड़ा बेटा, मैं बड़ा था, तो उनको कोई चाय का दुकान में डाल दो। अच्छा। चाय का दुकान में डालने से क्या होगा, तो उनका एटलीस्ट उनका तो खाना मिल जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो कुछ थोड़ा थोड़ा इनकम करके संसार में वो दे सकता है जी। 6 साल का उम्र है। तो मम्मी को ये अच्छा नहीं लगा, बोले ये छोटा बच्चे को मैं कैसे, मैं कहाँ पे 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में मम्मी भयंकर पीड़ा उठाया, बहुत खेती का काम। अच्छा। जो नहीं करना था वही खेती का काम, मजदूरी का काम ऐसे किया। मतलब हमारा जो बचपना है गरीबी से, अच्छा, भूख से, रिजेक्शन से भरा हुआ है। अच्छा, ओहो। तो उसी सिलसिला में मेरा मम्मी, मेरा पढ़ने की इच्छा था, मेरा मम्मी पढ़ने मदद की। अच्छा। पढ़ते पढ़ते भी मुझे कुछ काम करना पड़ता था। एक एग्जाम्पल का साथ बताने से आपको पता चलेगा। प्लीज।
तो अभी याद है, लगभग मैं उसी टाइम में मैं क्लास 7 में पढ़ाई करता हूँ। तो मम्मी उसी टाइम पे क्या करती थी, गांव से जो हमारा जो चावल होता है वो धान से होता है, धान से। जी जी जी। अच्छा, तो मम्मी क्या करती थी, घर घर से जो धान है वो उठा के घर में चावल बना के हम लोग बाजार में जाके सेल करते थे। अच्छा अच्छा, ओके। तो ऐसे एक कैलकुलेशन है, मतलब धान को कूट के उसका हाँ, चावल धान बना को के कूट करके अच्छा। चावल लेके, तो हमारा जो बाजार था, हमारा जो गांव था, घर मकान था, उधर से लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा दूरी में। अच्छा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, तो उसी टाइम पे गांव में मेटल रोड नहीं था। हमारा गांव भी अभी भी अंडर डेवलप है, हमारा वो एरिया है। वैन रिक्शा नहीं था, पैदल चलना पड़ता था। तो उधर में जो बाजार होता है, हाट होता है, तो हफ्ता में 3 दिन होता था। अच्छा, ओके। तो ट्यूसडे, गुरुवार दिन और शनिवार, सैटरडे एंड थर्सडे, ये 3 दिन में हमारा वो मार्केट लगता था। राइट। तो उसी दिन में हम लोग क्या होता था, जो 60 केजी जो धान है उससे चावल निकलता था 40 केजी, नहीं तो 44 केजी, ऐसे आसपास। तो मैं तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल से हाफ टाइम करके घर आना पड़ता था, क्योंकि वो जो चावल है वो मार्केट में लेके जाना है। अच्छा। तो 40 केजी चावल को 2 टुकड़ा, 2 बुरा में किया जाता था। एक बुरा में सोचो मम्मी का 28 केजी वो लेती थी, और एक बुरा में मुझे मिलता था 12 केजी। अच्छा। तो पैदल चल के 1-1.5 घंटा चलना, बहुत क्लास में थे आप? हाँ, बहुत मुश्किल था। ये कंटिन्यूअसली तो मैं नहीं चल सकता था, बीच बीच में जाके फेंकना पड़ता था। हर कदम का साथ मेरा आंसू आता था। अच्छा, ओहो। तो जो मैं फेंकता था, थोड़ा सा रेस्ट लेके, जब जो लोग मार्केट में जाने वाला था उनको मैं मदद में बोला था, सर मुझे जो बुरा है मुझे सिर में उठा दीजिए। तो वो बोलता था, ये तू बुरा कैसे लेके जाएगा, तेरा बुरा का जितना भी वेट है तेरा भी उतना वेट है। अच्छा, बोरा जो था उसका भी उतना ही वेट था और आपका हाँ, उतना वो वेट था। बोलता था, जे तू कैसे लेके जाएगा। तो इतना तकलीफ से हम लोग आगे बढ़ा। मेरा मम्मी बहुत पेन ली जिंदगी में, जो सही रास्ता में ऑनेस्टी का साथ रहने के जो जिंदगी, वही सिलसिला में हमारा अंदर में दिया। ऐसे बहुत कहानी होता है। तो 10th कंप्लीट करने के बाद कोई ट्यूशन किया, पैसा लिया, ऐसे तकलीफ में चलते हुए इन द ईयर 1990 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा, ग्रेजुएशन किया? ग्रेजुएशन किया। ग्रेट। और बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। मेरा मास्टर डिग्री करने की बहुत इच्छा था, लेकिन मुझे लगा जे नहीं, काफ़ी वक्त है अभी संसार का जो में कुछ मुझे योगदान करना है, अच्छा खासा इनकम करना है। ये विचार लेके मैं गांव से मैं कोलकाता में आ गया। अच्छा, ओके। तो जिंदगी में इतना संघर्ष से, इतना रिजेक्शन के कारण से, इतना भूखा, इतना गरीबी से लड़ाई चलते हुए मेरा सपना जिंदगी में बहुत बड़ा बन गया था। अच्छा। ये जो मेरा जिंदगी साथ चल रहा है, इसका आंसर जो है जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है। बहुत बड़ा मतलब ऐसे ही है, जो लोग मुझे रिजेक्ट किया, इंसल्ट किया, इतना बड़ा बनना है, वो लोग बहुत ऊपर से देखे मुझे। ऐसे मेरा रिजेक्शन मुझे बना दिया सपना। राइट। तो कोलकाता में आया, तो नौकरी का तलाश में, इनकम का तलाश में। तो नौकरी इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरा हाथ में, मेरा सामने जो मिला वो मैं स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो साइंस ग्रेजुएट थे, ऐसे मेरा विचार नहीं था मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं कोई ऑफिस में नौकरी मिलेगा, मैं अच्छा कमरा से बैठ के मैं काम करूँगा। मेरा शुरुआत जो होता है, जो आपका जो कैटरिंग में जो सर्विस बॉय है, अच्छा। सर्विस बॉय का भी काम किया। ओके। मिठाई दुकान में जो सेल्समैन है, अच्छा, वो सेल्समैन का भी काम किया। ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, कोलकाता में जब आया ग्रेजुएशन के बाद। गांव में रहते हुए ऐसे कोई जो खेती का काम ऐसे तो मैं करते थे। कोलकाता आने के बाद में मैं मिठाई दुकान का, मैं सेल्समैन का काम किया। तो आपका कोई एक लिफ्ट कंपनी में भी काम किया, कोई ऑफिस में भी काम किया। महीना में 300-400 रुपया का सैलरी में पार्ट टाइम मिलता था। तो मैं जो ट्यूशन होता है,
अच्छा, ओके। मतलब कंटिन्यूसली मैं मेरे ज़िंदगी में कभी भी ऐसे कोई महसूस नहीं होता था मैं कोई दोस्त बनाऊं, दोस्त का साथ बैठ के कोई गप लड़ूं, दुकान में जाके चाय पीऊं, अच्छा। बेड़े पीऊं, ऐसे ऐसे कभी भी मेरा टाइम भी नहीं मिलता था, मेरा सपना भी नहीं होता था। ओके। मुझे लगता था मुझे बहुत काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है, सही रास्ते में काम करना है। राइट। कोलकाता में जब आ गया था 2 रास्ता ओपन था, एक शॉर्टकट रास्ता था, डिसऑनेस्टी का रास्ता था राइट, राइट। और एक रास्ता था स्ट्रगल करके आगे बढ़ना। तो मुझे लगता था कोई गवर्नमेंट नौकरी मिले तो अच्छा हो सकता था। तो जैसे सोचते हैं ऐसे भी मौका मिलता है। मेरे ज़िंदगी में एक CBI डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर से संपर्क हुआ। अच्छा। तो वो मुझे एक नौकरी दिया था। अच्छा। तो बोला तुम तो ग्रेजुएट हो, तो हमारा CBI डिपार्टमेंट में तुमको मैं कैजुअल में नौकरी देता हूँ। अच्छा। तुमको कैजुअल में कैंटीन बॉय के रूप में 3-4 महीना काम करना पड़ेगा। अच्छा। उसका बाद मैं परमानेंट कर देंगे। उसका बाद हमारा डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है, हाँ। तो एग्ज़ाम से भी बहुत लोग ग्रुप डी रैंक में ज्वाइन करते हुए भी एग्ज़ाम से वो लोग बहुत बड़ा प्रमोशन हो ऑफिसर, जाता है। हाँ प्रमोशन होता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है। तो ऑफिसर बन सकता है ये विचार लेके मैं वो कैंटीन बॉय का काम में लग। तो कैंटीन बॉय रूप में जो मैं काम स्टार्ट किया, उधर में जो काम था खाना पकाना, चाय बनाना, बर्तन साफ करना, ऑफिसर जो लोग हैं उनको पानी देना, सब कुछ काम करना। तो ये जो कैंटीन बॉय में रूप में लग गया, वो कैंटीन को जो रूप था जैसे चल रहा था उसको मैं बदल दिया। अच्छा। मुझे लगता था कोई भी काम किया, मुझे लगता है ये अपना काम है। तो वो कैंटीन 3 महीना में प्रॉफिट जोन में लेके आ गया, सब कुछ चेंज कर दिया। तो 3 महीना के बाद ऑफिसर कहते हैं जो मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, तुम्हारा साथ जो मेरा कमिटमेंट था तुम्हें मैं परमानेंट करके मैं निकालना है। तो मेरा जो आइडेंटिटी जो वगैरह जो है कार्ड वगैरह है वो मुझे मंगाया। अच्छा। लेकिन साथों साथ एक मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? जे रतन तुम जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा परमानेंट हो जाएगा, तुम परमानेंट हो जाओगे, तुम्हारा गवर्नमेंट से नौकरी से सैलरी मिल जाएगा, तुम्हारा क्वार्टर मिलेगा। लेकिन ग्रुप डी रैंक में ही तुमको जिंदगी भर गुजरना पड़ेगा। अच्छा, प्रमोशन नहीं मिलेगा? प्रमोशन नहीं मिलेगा। अच्छा। हमारा कोई उनका कोई सर्कुलर में चेंज आया था। ओके। इसलिए तो जो तकलीफ से मैं गुजर रहा था, मेरे लिए ग्रुप डी का नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, क्वार्टर, अच्छा जो सैलरी जो मिल रहा था उसी टाइम पे कैंटीन बॉय से तो मुझे 300 रुपये मिल रहा था। तो उसी टाइम के जो सैलरी है तो मुझे एक खुशी होने का कारण था। लेकिन मैं खुश नहीं हो पाया। अच्छा, क्यों? मुझे लगा जब मैं 3 महीना जो चाय बनाया ठीक है, ऑफिसर को पानी दिया वो भी ठीक है, सब लोगों को सर कहा ये भी ठीक है, लेकिन मैं जिंदगी भर ये काम करने के लिए जन्म नहीं लिया हूँ। अच्छा, ओके। तो मैं बोला सर ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। बोले तुम पागल हो क्या? अरे ये नौकरी के लिए कितना लोग मजबूर करते हैं मुझे। अच्छा। तुम बोला था इतना गरीबी से लड़ के आया, तुमको एक मौका दिया, तुम नहीं कर रहे हो। बोले सर मैं तो करना चाह रहा था, लेकिन जिंदगी भर में पानी देने का काम करने के लिए जन्म नहीं लिया हूँ। वंडरफुल। ये जब छोड़ के आ गया, मेरा जो आपको मालूम है आपकी जो कहानी है ना, हाँ, वो कहीं ना कहीं धीरू भाई अंबानी से मिल रही है। मुझे पता नहीं है, मैं जिंदगी का मैंने गुरु फिल्म देखा, आप भी देखिए। अच्छा। तो उसमें जब धीरू भाई अंबानी जॉब कर रहे होते हैं तो वो बाहर आउट ऑफ इंडिया उनका जॉब है, तो वहाँ पे उसको प्रमोशन मिल जाता है। अच्छा। तो उसका दोस्त उसको बताता है कि भाई जो हमारा बॉस है गोरा, वो तेरे से बहुत प्रभावित है और उसने तुम्हें प्रमोशन दिया है और ये कहा है कि भाई तुम बहुत टैलेंटेड हो। तो जब उसको प्रमोशन मिलती है, धीरू भाई अंबानी को प्रमोशन मिलती है, तो धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि जब मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं गोरे के लिए काम क्यों करूँगा, मैं अपने लिए काम करूँगा। और प्रमोशन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने अपना काम करना है, और वो इंडिया जाते हैं। तो आपकी कहानी जो है धीरू भाई अंबानी से मिल रही है। धीरू भाई अंबानी कहाँ पे है? मैं अब एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरा जिंदगी का मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज़। तो ये नौकरी छोड़ के जब आ गया, मेरा जो परिवार था, मेरा जो दोस्त है, वो बोला गलत मैं किया है। तो मैं गलत सही का कोई आंसर नहीं दिया। मुझे लगा तो दूसरा कुछ करना है तो मैं नौकरी, जिंदगी में नौकरी के लिए नहीं सोचूंगा। नौकरी जो शब्द है मेरे जिंदगी से मैं हटा दिया। अच्छा। हाँ, नौकरी नहीं करना है।
तो क्या है, मेरा रास्ता जो खुला था, बिजनेस करने का तो पूंजी नहीं है, राइट। रास्ता मेरे सामने जो खुला था वो सेल्स का रास्ता, अच्छा। सेल्समैन बनने का रास्ता, सेल्स प्रमोशन करने का रास्ता। ठीक। तो ये जो सेल्स का जो काम है, मैं दिल से बहुत नफरत करता था। अच्छा। क्योंकि लोगों को जाके अप्रोच करो, लोग ना कहेंगे, तो इतना जो शर्म है, इतना जो इंसल्टिंग मुझे लगता था। वही रास्ता मेरे साथ, मेरे पास ओपन था। Right. मुझे लगता था ये तो सेल्स का काम आसान से मिल जाएगा। तो बहुत सारे जगह में मैं इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, राइट। इसीलिए वो लोग रिजेक्ट कर दिया। लगभग ये सेल्स का काम करने के लिए भी 2 महीना में गवा दिया, कहाँ पे भी नहीं मिला। अच्छा। तो लास्ट ऑफ ऑल एक जगह में मिल गया था, तो वो भी मुझे रिजेक्ट करने वाला था। मैं लास्ट ऑफ ऑल उनको बोला, सर मुझे मौका दीजिए, ये सेल्स का जो फंडा है, आपका कोई सामान बिक्री करना है, उससे कुछ प्रॉफिट आएगा तो एक हिस्सा आप मुझे देंगे। अच्छा, ओके। आपका जेब से तो आप नहीं देंगे, मुझे मौका दीजिए। एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, राइट, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। मैं नहीं कर पाएंगे तो मैं खुद चला जाएंगे। अच्छा। मेरा बाद में वो संतुष्ट हुआ, मुझे मौका दिया। अच्छा। तो उधर में भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आया था। एक मेरा भी जितना भी उम्र है, उस उम्र में भी एक लड़का आया था। तो मेरा ये बात सुनते हुए, वो तो सिलेक्ट हो गया था, ये सुनते हुए वो कहता है, रतन तू मुझे सिखाएंगे, मैं तुझे सिखाएंगे। अच्छा। तू मेरा दोस्त है आज से, कल हम लोग एक साथ चलते हैं। जो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट था थोड़ा सा, एक छोटा सा वाइब्रेटर, जिसको हम लोग आज ब्यूटी पार्लर में देखते हैं। वाइब्रेटर, अच्छा। वाइब्रेटर जिसको बॉडी मैसेजर कहते हैं। हाँ, ओके। ये तो वाइब्रेशन होता है, बहुत सारे एपरेटर्स लगा रहते हैं, शरीर में एक वाइब्रेशन देते हैं, वही एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए। राइट। तो फर्स्ट डे है, डेमो किट है, उसका साथ 3 न्यू प्रोडक्ट है। मेरा जो गुरु जिसको मान लिया है, वो हमारा साथ है। तो आज भी मेरा याद है, कोलकाता में एक जगह है, उसका नाम है गौड़िया हाट। तो हम लोग वो मुझे लेके गया कोई एक बैंक विजिट में। अच्छा। तो बैंक में जो टिफिन आवर्स होता है, वो ब्रेक टाइम पे वो बोला मुझे तुम मुझे फॉलो कर। तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करना है। अच्छा। मैं घुस गया, वो बहुत स्मार्ट था। तो बोला मैं आया हूँ, एक डेमो दिखाना है, वो बात कर रहा था। लेकिन जो प्रोडक्ट शो कर रहा था, इतना गलत मैसेज दे रहा था। अच्छा। मैं तो उससे हट गया, एक कोने में चला गया, और इतना गलत मैसेज दे रहा था लोगों को। स्टूपिड टाइप का मैसेज दे रहा था, जैसे पैरालिसिस खत्म हो जाएगा, ये बीमारी खत्म हो जाएगा। मैं झूठा बात कर रहा था। मैं कोना में जाके हंस रहा था। तो बोले इतना भी गलत होता है। अच्छा। ये सेल्स लाइन में आने के बाद इतना भी गलत बोलना पड़ेगा। गलत बोलेंगे तो सेल होगा, ये काम तो मैं नहीं शायद कर पाऊंगा। इतना गलत बोल के मुझे पैसा नहीं चाहिए। अच्छा। ऐसे में कोना में जाके खड़ा होकर सुन रहा था। तो उधर में एक लेडी थी, उनका बाजू में उनका क्वार्टर था। तो उनका कहना था जो मेरा पापा का पैरालिसिस था। बोले मेरा पापा का ही काम पैरालिसिस से परेशान थी, तो एक काम आएगा क्या? बोला हाँ पैरालिसिस होगा। बोले तब चलो मेरे घर में डेमो दिखाने के लिए। तो वो चलता है। मैं जो हंस रहा था वो फॉलो कर रहा था, उससे गुस्सा भी हो रहा था। अच्छा। उसको काम पे मदद नहीं कर रहा था, कोना में जाके हंस रहा था। तो वो जो बैंक था वो 2 स्टोरेज का था। अच्छा। फर्स्ट फ्लोर में ऑफिसर लोग बैठते थे। तो एक ऑफिसर ऊपर में बैठा था, मैं भी उनका साथ आया था, कोना में खड़ा होकर देखा था। बोले तुम उनका साथ हो? नया चीज़ लग रहा था। बोला हाँ सर मैं हूँ। तो तुम्हारा पास सैंपल है? बोला हाँ सर। तो तुम ऊपर में दिखा सकते हो क्या? वो जब चला गया, वो मुझे बुलाया ऊपर में, मैं ऊपर में चला गया। अच्छा। जाके मेरी ज़िंदगी का फास्ट सेल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कनेक्शन में लगाया। लगाने के बाद मैं साइंस का बैकग्राउंड में था। वाइब्रेशन कैसे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम करता है, कैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, कहाँ पे भी दर्द होता है उधर में ब्लड सर्कुलेशन इरेगुलर होने से दर्द होता है। ये वाइब्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है। एक पैसिव वे है विदाउट पेन किलर, शरीर को आराम देने के लिए। मैं साइंटिफिकली उसका जो एक्टिविटीज वो बताया उसको, तो उनको बताया। अच्छा। और कुछ नहीं किया। तो मैं बताया ये जो चीज़ है, घर में तो बहुत सारे चीज़ होंगे, ये छोटा सा चीज़ भी रहेंगे तो आपको बहुत काम पे आएगा। ये ऐसे चीज़ है आपका परिवार का सबका काम पे आएगा। मैडम जी है भी तो इसको फेशियल में काम पे आएगा। मतलब उनका यूटिलिटी और साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन
मैं उनका सामने रखा। मेरा बातों में क्या था मुझे पता नहीं है। वो खुश होने के बाद बोला, जो तुम क्या बोला मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम बहुत ऑनेस्ट हो, अच्छा अच्छा सिस्टम में तुम बताया, ये मुझे दे दो। अच्छा। साथों साथ वो खुद उनका जो कॉलिग्स थे उनको रिकमेंड किया, अच्छा जो ये तो मैं ले रहा हूँ, ये तुम भी देख सकते हो। ग्रेट। तो सर जब वो टॉप ऑफिसर थे, वो जब रिकमेंड किया, उनका जो जितना भी कॉलिग थे लगभग 4 ऑर्डर हो गया। अच्छा। तो मैं तो 3 दे दिया था, तो उन्होंने चेक इशू कर दिया था, तो और एक पेंडिंग था। मैं बोला सर कल आके मैं दे के जाऊंगा। तो ये सेल करके मैं बाहर में आके खड़े थे। तो वो जो बंदा, वो लेडी को जाके उनका क्वार्टर में जाके एक पीस सेल करके आ गया था। अच्छा ओके। तो वो आने के बाद मेरे पास मेरे ऊपर बहुत कुछ बोला। सीनियर था आपका? हाँ सीनियर था। पहले तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हो, पहले तो इतना गलत बोल रहे हो, तो पहले सेल्स मतलब गलत है, ये बोलना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने कहा आपसे? बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहिए। तो तुम्हें मुझे नहीं जरूरत है, मैं तुमको तो नहीं लूंगा, तो आज से तुम्हारा छुट्टी है। मैं जो इतना घटना बनाया उसको नहीं पता था। तो तुम तो कामयाब हो। तो मैं बोला तो तुम तो कामयाब हो, आज एक सेल कर दिया। बोले हाँ ऐसे करना है जिंदगी में आगे बढ़ना है। बोले मेरे दोस्त, मैं आज 4 सेल किया, लेकिन इस तरह से नहीं, जो सही है सही चीज बोल के मैं सेल किया। वंडरफुल। तो उसका बाद मैं वो कंपनी में 2 महीना काम किया। अच्छा। 2 महीने का काम करने के बाद दुर्गा पूजा आया। मैं जिंदगी में सबसे बड़ा इनकम उठाया। अच्छा। इस सेल से, क्योंकि इतना दिन तक जहाँ पे ऑफिस में काम किया, 300-400-500 रुपया से तो ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तो ये 2 महीना काम करने के बाद लगभग 7000 का आसपास इनकम मिला। वंडरफुल, क्या बात है। मेरा जो सपना के लिए मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मेरा सामने एक दिशा खुल गया। मुझे लगा जिंदगी में जो नौकरी करते हैं उनको बॉस उनका सैलरी देते हैं, जो सेल्स करते हैं उनका कितना इनकम होगा वो खुद का बॉस बन सकता है। वंडरफुल, अद्भुत। ये मेरा पहले फीलिंग्स आया। उसका बाद मुझे लगा ये जो नौकरी जो मैं उनका अंडर में कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा तो मैं खुद स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, ये विचार आया, एक कॉन्फिडेंस आ गया। मेरा अंदर में एक प्रॉब्लम है, ये कोई भी काम करता हूँ वो काम छोड़ के दूसरा कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। मैं दिल लगा के वही काम करता हूँ ऐसे। तो मुझे समझ में आया ये प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रहा है। उनका पास मैं पता किया, उन्होंने बोला ये फ्रेंचाइजी लेने के जो अमाउंट बोला था मेरे पास नहीं था। तो मैं बोला एक काम करना चाहता हूँ। तो एक बंदा का एक दिया, जो उधर से आप छोटा छोटा कैपिटल में भी प्रोडक्ट उठा के आप सेल कर सकते हो। अच्छा। उधर से मैं प्रोडक्ट उठाया, मैं सेल करने लगा। तो फिर सेल्स करते करते डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ? हाँ, तो इधर में जब मैं सेल करता था, सेल कहाँ पे करना मुझे पता नहीं था। कोलकाता में कोई भी स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस, रेलवे, इधर इधर घूम के मैं सेल करने लगा। वो प्रोडक्ट नहीं, मैं जो सेल करता था मैं रिश्ता बनाता था। किसी को दिया, उनको दे दिया, साइड से गुजार रहा हूँ। 1 महीना का बाद भी मैं घुसता था, सर आप कैसे है, जो प्रोडक्ट दिया था कैसे चल रहा है। बोला आपका तो प्रोडक्ट सही है, आप कैसे है। मैं रिश्ता बनाने के सर्विस आफ्टर सेल। हाँ, ये मैं करता था। वो पूछता था तुम्हारा कोई और भी कोई प्रोडक्ट आया है क्या। अच्छा। तो ऐसे में वो प्रोडक्ट का बाद बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आया। ऐसे ऑफिस में घूम के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किया। मैं शर्ट भी सेल किया, साड़ी सेल किया, टी शर्ट सेल किया, एवरीथिंग। और जो भी मैं सेल करता था मुझे लगता था ये कोई भी प्रोडक्ट मैं प्रमोशन कर रहा हूँ ये बेस्ट है क्या। तो वो डोर टू डोर करते थे आप? सारे ऑफिस टू ऑफिस, डोर टू डोर नहीं, ऑफिस टू ऑफिस में जाते थे। हाँ, मैं करता था। वो क्वालिटी प्रोडक्ट उठाता था और सही दाम पे लोगों को मैं देता था। उस टाइम पे मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। मुझे लगा जो रास्ता में जैसे मैं चल रहा हूँ ये सही नहीं है। अच्छा। तो ऐसे भी विचारा था। एक बैंक में भी एक ऑफिसर थे, तो बहुत दिन से मुझे फॉलो कर रहा था। तो जे रतन, वो पार्क सर्कस में था, मैं बेहाला में रहते थे। अच्छा। बोले रतन मैं तेरा एरिया में आ रहा हूँ, तू जो बिजनेस कर रहा है तेरा बैंक अकाउंट है? बोले नहीं सर मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है।
पहले तेरा बैंक अकाउंट में सेविंग्स है, बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं तेरा एरिया में आ रहा हूँ, तेरा एक करंट बैंक अकाउंट में कर रहा हूँ, तो अच्छा किस्म से बिजनेस कर। अच्छा। वो ओपन कर दिया। उसके बाद मुझे लगा ये जो मैं कर रहा हूँ ये कोई फ्यूचर नहीं है, अच्छा। मुझे एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आना है। अच्छा। वो सोच कर मैं एक जीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आया। अच्छा। हाँ, तो छोटा कैपिटल था जीन्स बिजनेस में। जब मैं उतर गया, जब स्टार्ट किया, उस टाइम पे मुझे समझ में आया जो मैं बिजनेस करने आया हूँ और उसका जो कैपिटल जरूरत है और मेरे पास जो छोटा पूंजी है उतना नहीं है। राइट। लेकिन मुझे कुछ सलाह दिया, जो तेरे पास कैपिटल छोटा है तो ऐसे कुछ लो रेंज के प्रोडक्ट बना और हाट में जाके, मार्केट में जाके वो सेल कर। राइट। लेकिन मैं निर्णय ले लिया था, मैं छोटा पूंजी है ठीक है, लेकिन कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ब्रांड का प्रोडक्ट बनाऊंगा। अच्छा कोई अच्छा ब्रांड, मेरा एक ब्रांड होगा, कोई एक अच्छा जो एस्टेब्लिश्ड दुकान में काउंटर में सेल होगा। अच्छा। ऐसे विचार लेके मैं क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने के मैं स्टार्ट किया। कंटिन्यूअसली लगभग 10-15 साल वो काम पे, 10-15 साल आप उसी काम में रहे। हाँ, रहते हुए, चलते हुए, मुझे भी पता नहीं था ये बिजनेस कैसे करूं। मेरा कोई मेंटर नहीं था, मेरा कोई एडवाइसर नहीं था, ऐसे करो ऐसे करो। चलते हुए, करते हुए इन द ईयर 2010 मैं वो बिजनेस को बहुत बड़ा खड़ा कर लिया। कैपिटल लगभग 70 to 80 लाख कैपिटल बन गया। वो इनकम से मैं कोलकाता में 2 स्टोरी बिल्डिंग बना लिया था, खरीद कर लिया था। मेरा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, मतलब प्रोडक्ट बनाने का। सेल्समैन था, लगभग 40-50 का काउंटर था। अच्छा। एक टर्नओवर में चला गया था, महीने में 50-60,000 मुझे इनकम मिल रहा था। ठीक। उस टाइम पे मैं शादीशुदा हो गया थे, मेरा 2 बच्चा, मेरा बीबी, 50-60 हज़ार इनकम 2010 में तो था। लेकिन सपना मेरा बड़ा था। लेकिन उसी टाइम पे मेरा एक, जब मैं कलेक्शन में निकलता था, ट्रैवल करते थे, मुझे भी लगता था ये जो मैं कर रहा हूँ शायद मैं एफर्ट दे रहा हूँ, इनकम आ रहा है। अच्छा। मेरा पिताजी बचपन का जो कहानी मुझे याद होता था, जब मेरा पापा जी इनकम करते थे, हमारा संसार चल रहा था। पापा का कुछ हो गया तो हम लोग रास्ता में आ गया था। अच्छा। मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा भी 2 बच्चा है, मैं भी जो बिजनेस कर रहा हूँ। सोचो अचानक मेरा कुछ हो गया तो मेरा जो वाइफ है वो बिजनेस आके नहीं संभाल पाएगी। आपके दिमाग में आती थी सब? हाँ। ये खड़ा करने के मुझे लगता था ये जो मैं कर रहा हूँ तो ये जो एक्टिव इनकम है, मतलब मैं कर रहा हूँ, इनकम आ रहा है, मैं नहीं रहूँगा तो मेरा इनकम इनसिक्योर है, मेरा फैमिली के लिए इनकम इनसिक्योर है। तो मुझे एक ऐसे इनकम चाहिए जहाँ पे जो इनकम हो पैसिव इनकम, मेरा नहीं होते हुए भी मेरा फैमिली का इनकम अच्छा से चले, इनकम सिक्योरिटी बन जाए। ऐसे मैं तलाश में था। मुझे उस टाइम पे लगा रहा था जो डायरेक्ट सेलिंग से आपका ये, तो आप डायरेक्ट सेलिंग को आप जानते थे उस टाइम? ना, मैं नहीं जानते थे, मेरा दोस्त वगैरह लोग करते रहते थे। अच्छा। तो उसी टाइम पे उनसे भी मैं सुना था। तो मुझे लगता था हाँ, ऐसे कोई अच्छा डायरेक्ट सेलिंग मिल जाए तो मैं करेंगे। अच्छा। तो इस सिलसिले में इन द ईयर 2010 में मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिल गया था। तो जो दिन था, मैं दुर्गा पूजा का बाद जो लक्ष्मी पूजा होता है, हर घर में होता है, ये हमारे लक्ष्मी माँ का पूजा का दिन, ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया। राइट। जो सिस्टम है उसको मैं स्टडी किया और जो प्लान है उसको मैं स्टडी किया। राइट। उसके बाद मुझे लगा ये जो बिजनेस है ये बिजनेस रूप में मुझे समझ में आया। ओके। तो ये ऑल ओवर इंडिया में मैं कर सकता हूँ, इसमें बहुत सारे पैसा बन सकता है। मेरा जो सपना है, जहाँ जो मकान में मैं जाना चाहता हूँ, ये सही करियर है मेरे लिए। ओके। तो इस हिसाब से मैं स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पता नहीं था मैं कैसे करूँ, कौन मेरा मेंटर होंगे, कैसे कौन रास्ते में चलेंगे, क्योंकि मैं मेरा कोई अपलाइन नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। अपलाइन तो होंगे ना कोई? ना, कोई नहीं, कोई अपलाइन नहीं था। अच्छा, मतलब जो थे वो छोड़ गए? हाँ, जो बीच में था वो छोड़ गया था। अच्छा। तो कंपनी से डायरेक्ट संपर्क में आ गया। अच्छा, तो उधर से मैं जैसे अपॉर्चुनिटी आया मैं स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो ये मेरे पास एक चैलेंज था। एक तो 15 साल में जो बिजनेस खड़ा किया था, जहाँ से एक 50-60 हज़ार 50-60,000 इनकम आ रहा है। राइट। तो ये मुझे ये समझ में आया था 2 काम एक साथ नहीं कर सकता हूँ, और 2 काम एक साथ करने से सक्सेस नहीं मिलेगा।
तो मेरा भी खासियत है, कोई भी काम करता हूँ एक काम ही कर सकता हूँ मैं। बहुत सारे लोग होता है, बहुत सारे एक साथ बहुत सारे काम करता है, लेकिन मेरा वही औकात नहीं है। मैं वही डिसीजन लिया, निर्णय लिया, तो ये छोड़ के मैं इधर में करेंगे। अच्छा, तो वही बात आया मेरा फैमिली से, मेरे रिलेटिव से, मेरा परिवार से, सब लोग से, जी तो गलत कर रहे हो, मल्टी लेवल में कोई कामयाब नहीं होता है, तुम्हारा एस्टेब्लिशमेंट, तुम्हारा बच्चा है, कोई कंपनी कहाँ पे जा रहे हो, तो ये संभव नहीं है। मुझे लगा ये सेम बात हो रही है जब मैं नौकरी छोड़ा था। कोई सवाल आया था, तो मैं तो ये करना ही है, ये निर्णय ले लिया था। ग्रेट। तो डिसीजन जो था, मैं कोई मुझे इंस्पायर नहीं किया, मैं खुद इंस्पायर्ड हुआ। अच्छा, ये निर्णय खुद लिया। आपको विजन दिखाई दिया, हाँ, कि ये जो मॉड्यूल है डायरेक्ट सेलिंग का, ये आपको पैसिव इनकम दे सकता है, एफर्टलेस इनकम दे सकता है। हाँ। अच्छा, और जो प्रोडक्ट था, सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट, ये जरूरत था, मुझे लगा एक नया न्यू इन्वेंशन था, अपॉर्चुनिटी था, मुझे लगा इससे मैं कामयाब बनेंगे। ये दिल से एक आवाज आता है ना, वो सिलसिला में स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो ऐसे मेरा शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग में हुई। तो मैं जो सोच कर मैं शुरुआत किया था, हाँ, लेकिन एक घर में बैठ के सोचना और एक फील्ड में उतर के काम करना, हाँ, तो उतना आसान नहीं है जी। मैं उधर में जब काम करने लगा, जो सोच समझ के इधर में स्टार्ट किया था, उधर में रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ओके। तो इस फील्ड में जब उतरा, मैं स्टार्ट किया, उधर में समझ में आया हर फील्ड में एक लीडर होता है, खानदान होता है, हाँ, महफिल होता है। राइट। तो मैं जब ये चीज लेकर एक कंपनी को मैं जो कंपनी में काम किया वो प्रमोट करने लगा, तो नेटवर्क करते हुए एमएलएम का जो बहुत सारे खानदान है, लीडर लोग होता है, महफिल होता है, बोला तुम कौन हो, कहाँ से आ गया हो, ऐसे कौन सा तुम्हारा कंपनी है, कब लॉन्च हुआ है, अच्छा, कौन स्टार्ट कर रहा है, बोला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बोला आप स्टार्ट कर गया है, आप कौन सा कंपनी में काम किया था, क्या एक्सपीरियंस है, क्या तजुर्बा है। अच्छा, तुम लंचर हो, तो तुम्हारा खानदान क्यों ऐसे है, ऑटो में क्यों आके प्लान दिखा रहे हो। अच्छा, हाँ, तुम्हारा तो एक अपना कार होना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारा ऐसे लोग सवाल करने पूछते थे आपसे। हाँ, तो ऐसे मुझे लगा, तो ये नेटवर्क सिस्टम में जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं जोड़ देंगे तो काम आसान हो जाएगा। उन लोगों को बस चला गया, वो झटका दिया, भगा दिया। ओके। उसी टाइम पे मुझे लगा, तो और उसी टाइम पे हमारा बंगाल में एक चल रहा था, उसी टाइम पे जो 2010 साल में बता रहा हूँ, कोलकाता में बहुत सारे जो आपका इन्वेस्ट वाली जो कंपनी, मनी मार्केट ऐसे चल रहा था, जो लगातार जो लीडर्स लोग है, उधर में अच्छा खासा से अपना एक महल बना लिया था, अच्छा इनकम कर रहा था। और मैं जो सिस्टम में जोड़ गया था, उधर में इनकम बहुत छोटा था। ओके। तो जो लीडर है वो लोग तो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा अंदर में तो क्वालिटी नहीं था, वो उनका तो मन में विचार नहीं आ रहा था, वो तो लीडर नहीं है, ऐसे तो रिजेक्ट कर दिया था। और छोटा इतना इनकम था, लोग इंस्पायर नहीं होता। ओके। तो मैं बदल लिया, मेरा डिसीजन, निर्णय बदल लिया। अच्छा। जो लोग कर रहा है वो लीडर है, ठीक है, वो काम थोड़ा सा सीख लिया तो लीडर है। लेकिन दुनिया में तो बहुत लोग हैं जो नहीं काम जानते हैं। राइट। तो ऑर्डिनरी पीपल है, जनरल पीपल है, तो उन लोगों को मैं अप्रोच करेंगे। ओके। तो उन लोगों के पास गया, अप्रोच किया, तो उधर में भी ऐसे हुआ। तो ऐसे 3-4 साल लग गया, 3 साल लग गया। अच्छा। मेरा जो एक सेटिस्फेक्शन, जो विचार लेके जो मैं उधर में चला गया था, तो एक टीम बनाने के लिए, एक अच्छा एक इनकम जोन में आने के लिए 3 साल लगा आपको? 3 साल लगा। मतलब जब आपने ये डिसाइड किया कि जो आपका काम है, जिसको आप 15 साल से कर रहे हैं, जींस वाला बिजनेस, वो आपने लगभग बंद कर दिया। 3 साल जो मेहनत किया, एक्सपेंसेस भी हुआ होगा। हाँ, तो वो एक एक्सपेंसिव हुआ। मेरा गारमेंट्स बिजनेस जो है, तो उधर से जो मेरे पास कुछ कैपिटल जो दुकान में पड़ा था, उससे कुछ कलेक्शन, तो इधर से लेकर मैं टीम खड़ा किया। अच्छा, उधर से मतलब पैसा आ रहा था और वो नेटवर्क में लगा रहे थे। हाँ। अच्छा, ये जो आपने प्रश्न किया कि देखिए वेस्ट बंगाल का जब नाम आता है, तो नाम आता है शारदा घोटाला, रोज़ वैली घोटाला, और वहाँ की तो सरकार हिल गई थी इन सब चीज़ों को लेके। तो उस समय लोगों के पास में जाना, आप माना सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थे, प्रोडक्ट था, सब कुछ था आपके पास में, तो ये आसान था लोगों को बताना कि नहीं, हम चिटफंड नहीं है, हम मनी सर्कुलेशन नहीं है, हम भागेंगे नहीं? हाँ, ये बहुत मुश्किल था। लोगों का जो आम पब्लिक है, आम आदमी है, उनको लगता है जो लोगों को जोड़ना मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो उसी टाइम पे
लोगों का जो नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर बहुत खराब धारणा था। तो विश्वास जो दिलाना उतना आसान नहीं था। ओके। तो लोगों को लगता था इधर में भी लोग जुड़ रहे हैं, इधर में भी लोग जुड़ रहे हैं, मतलब आप वही काम कर रहे हो, ये सिक्योरिटी क्या है, मैं कैसे करूं, ऐसे है। मैंने जो उसी टाइम पे विचार लिया था, मैं जो आपको मैं उनको समझा रहा था, जो आपको मैं जो दे रहा हूँ वो ट्रू वैल्यू है। अच्छा। तो ये आपके पास, मैं आपके पास कोई नहीं ले रहा हूँ, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई वापस करने का मैं आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं कर रहा हूँ, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, देख लीजिए, आपको मैं दे रहा हूँ, उसका बदला में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो आपको कितना बेनिफिट दे रहा है। ये आप हमारा तो दो पार्ट बनता है, एक यूटिलिटी एंजॉय करो, एक सर्विस का यूटिलिटी एंजॉय करो, और एक अवसर बनता था हम आपका नेटवर्क में बिजनेस बड़ा करो। तो हर इंसान का ये बिजनेस बड़ा करने का, नेटवर्क बढ़ाने का इच्छा नहीं था। तो उनका मैं उनको समझा रहा था, जे देखो ये यूटिलिटी भी आप यूज करेंगे तो आपको कितना सारे फायदा है, आपका एक्सपेंस सेविंग्स है, टाइम बचत होता है, ऐसे कुछ लोग ऐसे मिलता था जो जिनको बड़ा इनकम आपके चाहिए। पास में सच्चाई थी और आपने उस सच्चाई को रखा, लोगों ने मान लिया। हाँ, दैट्स ग्रेट सर। आपकी बहुत बड़ी टीम है, आप मतलब नॉर्थ ईस्ट में हैं और लगभग पूरे इंडिया में आपका धीरे धीरे नेटवर्क फैल रहा है। लोगों को साथ में लेके चलना, टीम को साथ में लेके चलना, हाँ, वो कैसे संभव है? तो ये जो दो पार्ट है इसमें, एक है टीम, एक है टीम को लीड करना। राइट। तो टीम मतलब हमें ये लगता है, टीम मतलब जो हमारा साथ नेटवर्क बढ़ा रहे हैं वही हमारा टीम है। राइट। लेकिन मुझे लगता है ऐसे नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जो थॉट्स है, डायरेक्ट सेलिंग का में टुकड़ा करेंगे जो थॉट्स है, डायरेक्ट सेलिंग का थॉट्स ये है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट, एड मीडिया, होलसेलर, सीएनए, मिडलमैन जो लोग हैं उनका एक परसेंटेज वो लोग ले लेते हैं। तो ये कंपनी एंड कस्टमर जब डायरेक्ट आता है तो ये कंपनी का जो बेनिफिट है ये कस्टमर के पास जाता है। राइट। तो इसको टुकड़ा करने से, तो ये जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग में जो कैरियर है दो है, एक है रैंक तो चाहिए, हाँ, साथों साथ वॉल्यूम भी चाहिए। राइट। तो वॉल्यूम जो बनता है, वॉल्यूम कहाँ से बनता है? तो पहले मैं देखा तो पहले जो अपॉर्चुनिटी होता है, हमारा सिस्टम में जो लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बन के आते हैं। राइट। एक थ्योरी मुझे समझ में आता है, ऑल अचीवर्स आर प्रोडक्ट यूजर, ठीक, बट ऑल यूजर्स आर नॉट अचीवर। ये मुझे समझ में आता है। ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर में रूप में हमारा साथ जोड़ते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रोडक्ट हमारा यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करेंगे उसका भी जो नॉलेज, उनका जो अवेयरनेस हम लोग देते हैं जी। उसका बीच से कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर निकल के आते हैं जो वो यूज भी करते हैं और थोड़ा थोड़ा शेयरिंग भी करते हैं, मतलब रिटेल करते हैं, मतलब सेल भी करते हैं। ठीक। मतलब जो सेल कर रहा है वो भी एक टीम बना रहा है। राइट, राइट। वो यूजर है जिंदगी में, वही मुझे लगता है आप जो है वही कर सकते हैं, आप जो है ऐसी टीम बना सकते हैं। Okay. वो एक सच्चा डिस्ट्रीब्यूटर है तो सच्चा यूजर है तो बहुत सारे यूजर बना सकता है। ओके, ओके। ये मुझे लगता है। तो मेरा अंदर में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका अंदर में क्या कला है, क्या कैपेसिटी है, उस हिसाब से समझकर जो लीडर उनको इंस्पायर करे तो उससे भी बन सकते हैं। जो जैसे मैं देख लिया वो अच्छा यूजर है तो उनको मैं उनका बेनिफिट से, वो उनका घर का जो प्रोडक्ट है वो भी फ्री हो सकते हैं, मैं जब समझाते हैं तो वो यूजर बना लेते हैं। तो उनका यूजर उनके लिए एक टीम है। राइट, राइट। उससे कुछ निकल के आते हैं जब मुझे कैरियर बनाना है। ओके। तो उनका नीचे में भी जो और भी लीडर तैयार होता है, वो आके बीच में ऐसे कुछ छोटा लीडर होता है, टॉप लीडर होता है। राइट, राइट। तो ये मेन जो है टीम बनाना, टीम बनाने के साथ जो होता है, टीम बनाने के साथ जो होता है लीडर जो होता है, राइट। लीडर जो ट्रू लीडर होता है वो डुप्लीकेशन करता है। डुप्लीकेशन? हाँ, डुप्लीकेशन, क्योंकि मतलब अपने जैसे लोगों को तैयार करता है। हाँ, तो दुनिया में वही नेचर जो है, तो हम मैं लीडर हूँ तो लीडर मल्टीप्लाई करेंगे राइट। तो इतना बड़ा टीम को
वो पकड़ पाएगा। राइट। तो क्योंकि एक ट्रांसफार्मर होता है, बड़ा पावर हाउस होता है, राइट। पावर हाउस का नीचे में बनता है आपका ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का नीचे में बनता है जो स्ट्रीट लैंप। राइट। राइट। तो ऐसे है जो ट्रू लीडर होता है वो पावर हाउस है। वो मल्टीप्लाई करता है। ओके। तो उससे निकाल लेते हैं जो किसका अंदर में सपना बड़ा है, अच्छा। किसका हौसला बड़ा है, कौन एथिकल है, कौन टीचेबल है, हाँ। कौन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कौन उनका पास सबमिशन किया है, कौन आगे बढ़। तो ऐसे जो बात है उनको जब उठा के लेके आता है, लेने के बाद वो सिखाते हैं। राइट। सिखाने के 3 तरीके मुझे लगता है। डुप्लीकेशन करने के मुझे लगता है जो मैं जो कर रहा हूँ, यू फॉलो मी, आई डू यू सी। राइट। उसका बाद जो है तो गलती भी करे आप करो, यू डू आई सी। अच्छा। उसका बाद होता है मैं सुधार देता हूं। जो देखो आप यू स्टार्ट, हाँ। कोई गलती होगा तो मैं फिनिशिंग करेंगे। हाँ हाँ। तो उसका बाद उनको कॉन्फिडेंस लगता है, वो करते रहते हैं। उसका बाद लास्ट में जो होता है यू डू आई सी, ओके। यू गो एंड डू इट इंडिविजुअली। ओके, वंडरफुल। तो ये जब डुप्लीकेशन, स्टेप्स एंड डुप्लीकेशन के, डुप्लीकेशन में जो होता है, डुप्लीकेशन में 3 चीज का जरूरत होता है। एक होता है शुरुआत में डुप्लीकेशन के टाइम में फिनेंशियल सपोर्ट भी, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको मैं लीडरशिप से चुना है, उसका अंदर में तो जो फिनेंशियल भी इन्वेस्ट होता है, फिजिकल एंड मेंटर। राइट। तीन चीज इन्वॉल्व होता है। राइट। उनको जब डुप्लीकेशन करके उनको जब वो सीख लेता है, हाँ। तो 2 चीज कम होता है, फिनेंशियल एंड फिजिकल जो हाँ, कम हो वो जाता कम है। हो जाता है। उसको टोटल जो मॉनिटरिंग होता है मेंटल से, हाँ, उसको मेंटली वो ठीक Mentally, रहे, हाँ, हाँ। वो देखना है। हाँ, उस लास्ट में मेंटली। तो चलिए, ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया, वंडरफुल सर। बहुत अच्छी परिभाषा आपने बताई कि कैसे हम अलग अलग तरह की टीम बना सकते हैं और कैसे उस टीम को आगे हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। सर, समय की हमारे पास में थोड़ी समझ में आ रहा है सर, लिमिटेशन ये है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सर। और लेकिन सुरेंद्र जी ये चीज कहना चाहता हूँ, Please। मैं देखता हूँ बहुत लोग आते हैं सपना के साथ, सपना लेके Right। आते हैं, लेकिन वो काम डुप्लीकेशन नहीं करना आता है, टीम नहीं बना पाते, टीम को पकड़ के नहीं रख पाते, टीम को लीड नहीं कर पाते, इसलिए उनको लगता है ये पैसिव इनकम जो नहीं आ बात है सकती। वो सही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो पार्ट है। आपकी कहानी से हमारे व्यूअर ये सीखें सर, आप इस इंडस्ट्री में आए कि आपको अपने फादर वाला जो टाइम था, हाँ। उससे एक सबक लिया कि आपने ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना कि आप रहेंगे तो परिवार को इनकम आएगी, आप नहीं रहेंगे तो इनकम नहीं आएगी। तो आपने इस इंडस्ट्री को इसलिए चुना कि आपके न रहने के बाद भी आपकी फैमिली को परेशानी नहीं हो, आपकी बीबी को, बच्चे को जो लाइफस्टाइल है वो उसी लाइफस्टाइल को जी सकें। तो बहुत अच्छे से और बहुत परफेक्टली आपने बातचीत की सर। लास्ट हमारा एक राउंड इसमें रहता है रैपिड फायर क्वेश्चंस। मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट आपने उसके जवाब देने हैं। योर मेंटर। मेरा मेंटर जो है हर इंसान का एक बाहर का एक जो दिखता है वो है, और खुद अंतर में एक अंतर्जामी रूप में बैठते हैं। तो हम लोग मेंटर की जरूरत है, में कोई प्रॉब्लम है कोई आके मुझे गाइड करे। तो हमारा खुद का अंदर में जो अंतर्जामी जिसको मैं कहते हैं, कोई तकलीफ में भी हो तो उनका पास हम लोग सरेंडर करते हैं, अकेला रह के मेडिटेटिव स्टेज में रह के अच्छा। सवाल करते रहते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। मेरा जिंदगी में जो लेके आया है, राइट। तो मैं खुद से ही लिया है, मैं कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूं, ऐसे करूं, ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे करूं, हम ऐसे जो कहते हैं कि हमारे अंदर में परमात्मा है, हाँ, हाँ। उसको आपने अपना मेंटर माना और जब भी कोई प्रॉब्लम हुई अपने आप से ही पूछा। हाँ, मैं खुद को जाके अंदर से ही पूछा। वंडरफुल, और मैं जो मेरा जो टीम को बढ़ाया, जो नेटवर्क का भी जो एक परिभाषा होता है, वो परिभाषा से निकलते हुए जो मैं जो ट्रेनिंग में किया, तो ट्रेडिशनल जो लोग करते हैं उस हिसाब से नहीं किया, मैं अंदर से लेके आया। तो मैं उसका उसी बीच में बहुत सारे जो नेटवर्क का लोग जोड़ गया था, उनका साथ मेरे साथ एक ये आ गया था जे उनको कहना था ये रास्ता सही नहीं है। वंडरफुल। लेकिन दिल से अंदर से जो आता है वही है। तो आगे जाके मेरे जिंदगी में एक गुरु आया जिसको आज भी मैं मेंटर मानता हूँ। मैं उनसे ट्रेनिंग लिया, बहुत कुछ सीखा। ओके। संदीप गज्जर है, अच्छा। तो ट्रेनर है, वो कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग से बिलोंग नहीं करते हैं। हाँ, ट्रेनर तो उनसे उनको मैं भी आज बहुत मेंटर मानता हूँ। आपकी फेवरेट बुक? महाभारत। क्या बात है। हाँ, चलिए, महाभारत का कोई विशेष कारण बहुत संक्षेप में? फेवरेट सब कुछ है। अच्छा। टाइम तो आपके पास नहीं है, क्या बताऊं। जिंदगी, ड्रीम, टीम, लीड, एवरीथिंग इज वो
महाग्रंथ है और रियली उसमें बहुत मुझे कुछ है। बहुत सब कुछ मिलता है उधर से। वंडरफुल वंडरफुल। अगर रतन पारिया डायरेक्ट सेलिंग के लीडर नहीं होते तो क्या होते? तो मैं जो काम कर रहा था उसको शायद बड़ा करने वाला था। मतलब आज लगता है तो एक मैसेज भी मैं आज देना चाहता हूँ। ये जो मेरा बात जो लोग सुन रहे हैं, हाँ, जो जिंदगी में इतना रिजेक्टेड है, ओके, आज मैं मानता हूँ उनका जेब में पैसा नहीं है, उनका नॉलेज नहीं है, राइट, लेकिन एक सही रीजन है, एक लिविंग ड्रीम है, राइट। ऐसे मुझे लगता है हमारा देश में लाखों करोड़ों बहुत लोग हैं हैं। सर। उनके लिए मुझे लगता है एक मैसेज है, आपका पास पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपका पास स्किल नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन सही से चेक करो, आपका ड्रीम है, सही रीजन है क्यों बड़ा होना है, तो मैं उन लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। मैं उनके लिए मैं जिंदगी सैक्रिफाइस करना चाहता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल तो आप आइए, वंडरफुल सर। सही कंपनी में और सही जगह काम कीजिए। कदम रखिए, हाँ, सही लीडर को चुनिए, आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल? देखिए सर, मैं तो यूट्यूब चैनल तो ऐसे नहीं देखता हूँ, तो आप मुझे फेवरेट यूट्यूब में लेके आया, मैं तो चैट विद सुरेंद्र पास। ये क्वेश्चन इसलिए रखा है हमने। ये बहुत माइलेज देगा सर, क्योंकि अलग अलग लोगों से, आम आदमी से, बहुत लोग जो आज डायरेक्ट सेलिंग उनको खास बनाया, तो उन लोगों को आप लेके आ रहे हैं। राइट है। वो लोग प्रेरणा बन के हमारा जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो नौकरी का तलाश में घूम रहा है, उनको आप एक रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत सारे इधर में लोग आ रहे हैं, बहुत से अचीवर आ रहे हैं, जी सर। तो उनका जो अचीवमेंट है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत एक बड़ा जरिया है। मुझे लगता है उसका सामने मैं बहुत छोटा हूँ। नहीं नहीं, तो आपकी जो कहानी है ना पारिया जी, और आपकी जो सरलता है, यही सरलता और यही कहानी उन लाखों लोगों की है जो आज संघर्ष कर रहे हैं, और आपसे मिलके उनको लगेगा कि जब रतन पारिया जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत इंस्पायर किया। थैंक यू वेरी मच सर। छोटी सी भेंट चैट विद सुरेंद्र वत्स परिवार की तरफ से। थैंक यू सर। ये थे कैलकाटा से श्री रतन पारिया जी, जिनकी कहानी बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, जिनसे सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में पैसिव इनकम की क्या इंपॉर्टेंस है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे किसी एक नई पर्सनैलिटी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।